उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं हाजिर हूं रोमिता तिवारी। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले वो खबरें देख लीजिए जिनमें आपके लिए छुपी हुई है गुड न्यूज। शुभ समाचारों में आज आपकी मुलाकात उन होनहारों से हम कराने जा रहे हैं जिन्होंने देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया है। मिलेंगे यूपीएससी के टॉपर से और सुनेंगे क्या है इन टॉपर्स की सफलता की प्रेरणादायक कहानियां। बात उन बुलंद इरादों की भी आज करने वाले हैं जिन्होंने न केवल एवरेस्ट का मुश्किल मोर्चा फतह किया है बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा दिया है। क्या है विंग कमांडर विक्रांत के हौसले की ये कहानी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। जी हाँ, देखिए बुलेटिन में हम बात श्रद्धा के महासैलाब की भी करने जा रहे हैं। बताएंगे कैसे चारधाम यात्रा में इस बार भक्तों ने रच दिया है नया इतिहास और महातीर्थ के दौरान कैसे ले रहे हैं भक्त स्वच्छता का महासंकल्प। इसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बात आईपीएल चैंपियन गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की करेंगे। बताएंगे आईपीएल के फटाफट क्रिकेट में बादशाहत कायम करने के बाद क्या है हार्दिक का अगला मिशन और क्या है भारत के लिए पांड्या का नया संकल्प, बताएंगे आप। यहाँ शुभ समाचारों में बात खिलाड़ी कुमार की भी हम करने जा रहे हैं। बताएंगे अपनी फिल्म के रिलीज से पहले क्यों बाबा की नगरी पहुंचे अक्षय कुमार। ये सारी खबरों पर डिटेल से होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोको पायलट की सजगता से एक महिला की जान बचाई गई है। 53 साल की महिला बीमारी की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है। महिला रेलवे फाटक पार कर रही थी, तभी ट्रेन आ गई। महिला को सामने देख ड्राइवर ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया। ट्रेन के रुकते ही महिला ट्रेन के नीचे आ चुकी थी, लेकिन महिला की जान बचा ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साफ सफाई का जिक्र किया तो केदारनाथ में उसका असर भी लगातार देखने को लगा। लोगों ने खुद ही साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। लोग रास्ते में पड़े कूड़े को और कचरे को उठाकर डस्टबिन में फेंकने लगे और देखते ही देखते केदारनाथ धाम के आसपास का इलाका बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया सेल बनाया है जिसकी मदद से दिल्ली पुलिस फेक न्यूज पर न सिर्फ लगाम लगाएगी बल्कि दिल्ली वासियों तक सही जानकारी पहुंचाएगी। आरजेडी ने एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने एक साधारण महिला को बनाया है अपना एमएलसी उम्मीदवार। मुन्नी देवी आरजेडी की साधारण कार्यकर्ता हैं और कपड़े धोकर अपना गुजारा करती हैं। लावारिस पशुओं पर लगाम लगाने को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है जो दूध देना बंद करने पर गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 7 दिवसीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। यह मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप राष्ट्रीय स्तर पर था। दूसरे राज्यों के युवा भी ट्रेनिंग में लेने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी को पक्की सड़क और पुल का तोहफा मिला है। खवासा और मोंगला तहसील को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा है। आजादी के बाद से अब तक यहां पर ना तो पुल था और ना ही पक्की सड़क। तमिलनाडु के कोडाई कलान में एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो हवा में पानी बनाती है। इस मशीन को चलाने के लिए किसी वाटर पाइप या वाटर सोर्स की जरूरत नहीं होती। इसको चलाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी चाहिए होती है। यह तकनीक 90 से ज्यादा देशों में अपनी जगह ऑलरेडी बना चुकी है। आईपीएल के सफल आयोजन के बाद बीसीसीआई बेहद खुश है। फाइनल के एक दिन बाद बोर्ड की तरफ से सचिव जय शाह ने सभी मुकाबलों के दौरान पिच तैयार करने वाले लोगों को 1 करोड़ 25 लाख इनामी राशि दिए जाने की घोषणा की है। देखिए, कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। पहले प्रयास में भले ही असफलता मिले, लेकिन जो लोग सकारात्मक सोच के साथ कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें एक दिन सफलता मिलती ही है। और ऐसी ही कामयाबी मिली है यूपीएससी 2021 की परीक्षा पास करने वाले होनहारों को। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपीएससी को पास करके आईएएस,
IFS या IRS अफसर बनने का सपना पूरा हो तो जश्न तो बनता ही है। ये 8 अलग अलग तस्वीरें उस खुशी को बयां कर रही हैं जो कड़ी मेहनत के बाद मिली है। सिविल सेवा परीक्षा में कामयाब होने वाले छात्रों के घर, परिवार, गांव, शहर में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। कहीं मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर, ढोल बजाकर तमाम तरीके से जश्न मनाया गया, तो कहीं परीक्षा पास करके छात्रों के घर बधाई देने वालों का तांता लगातार लगा रहा। तो ये तस्वीरें, उमंग और उत्साह। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब भी बात होती है रोमिता, तो सिविल सर्विसेज की बात सबसे पहले होती है। बिल्कुल, और बहुत सारे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम जिसको अगर आप करना चाहते हैं, अगर इसकी तैयारी करते हैं तो बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दिन रात एक करके तैयारी करनी होती, तब जाके ये सफलता हाथ लगती है। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन सभी उम्मीदवारों को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 को पास किया है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने असफल रहे उम्मीदवारों का भी उत्साहवर्धन किया है और कहा है कि मैं उन लोगों की निराशा को पूरी तरीके से समझता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सके हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये उत्कृष्ट युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे और भारत को गौरव महसूस कराएंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है, लेकिन उत्साहवर्धन उन लोगों के लिए भी जो किसी कारणवश इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। तो तमाम बातों को छोड़कर चलिए आपकी मुलाकात सीधे तौर पर कराते हैं देश के उन होनहारों से जिन्होंने यूपीएससी की सबसे मुश्किल परीक्षा की कसौटी पर वो खरे उतरे हैं। क्या है इन टॉपर्स की सफलता का राज और क्या यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इन टॉपर्स का मंत्र है? चलिए आपको सुनवाते हैं। स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद के अपने नोट्स में बनाती थी न्यूज़पेपर से, अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया था जिससे थोड़ा एक बेटर प्रेजेंटेशन हो मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए। तो दैट इज आई थिंक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इनसे कितना कनेक्शन था? क्या बातचीत होती थी या फिर सब कुछ कटअप हो गया था, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था? नहीं, मेरी फ्रेंड से भी बात होती थी, सोशल मीडिया पर भी मैं थी, बट बैलेंस तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरे दिन, बट कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया था, बट आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग। कौन से डिपार्टमेंट में अब जाना चाहेंगी और कौन सा कैडर आप चाहती हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यूपी कैडर ही है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, तो उसी में मैं काम करना चाहूँगी। यूपी क्यों? क्योंकि आप दिल्ली बेस हैं, तो दिल्ली बेस में पेरेंट्स भी यूपी से हैं, दादा दादी का घर भी वहाँ पर था, तो हमेशा आना जाना तो लगा रहता ही है हमारा यूपी में। पापा भी अभी एक छोटा स्कूल है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं काम करना चाहूँगी। तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो इकोनॉमिक्स में हुई है, जिसमें मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उससे रिलेटेड जो काम होता है वो आपको आईएएस में करने का मौका ज़्यादा मिलता है। दूसरा मेरी इच्छा थी कि मैं ग्रास रूट्स पे काम करूं, तो दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो आई विल गेट मोर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उन स्टूडेंट्स को क्या बताना आप चाहेंगी जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? क्या कुछ स्ट्रेटजी आपकी थी पढ़ाई के दौरान? मोर देन स्ट्रैटेजी, आई थिंक अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आप यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज वही वो चीज़ है विच विल पुश यू ऑन डेज दैट आर डिफ़िकल्ट। तो आप मोटिवेट, आप क्लियर रहें आप क्यों बनना चाहते हैं, और दूसरा आप कंसिस्टेंट रहें। आप ऐसा प्लान बनाएं जो आप जानते हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं फॉर 1 या 2 से 3 साल, क्योंकि 2 साल तो लग ही जाते हैं अगर आपका पहला अटेम्प्ट में भी हो जाता है। तो आप कंसिस्टेंट रहें, आप मोटिवेटेड रहें, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो भगवान जी को ही और फिर मेरी सारी फैमिली को, जिन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, इमोशनली भी और स्टडीज़ में भी। मेरी पूरी हेल्प मेरे फादर ने मेरे साथ मिलके की है। काफ़ी न्यूज़पेपर्स वो पढ़ते रहे हैं और उन्होंने मार्क कर करके दिए ताकि मेरा टाइम सेव किया जा सके। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट क्विट,
और रिफ्लेक्ट बैक ज़रूर करें वट एवर योर मिस्टेक्स हैव बीन. इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू पास थ्रू एन अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स हमसे रह जाती हैं और वो करेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया है. सो रिफ्लेक्ट बैक करें, एनालाइज करें और हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं. तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, बट स्ट्रैटेजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, फैमिली की सपोर्ट होती है, तो आई थिंक वी कैन गेट वट एवर वी वॉन्ट. मैम जितना भी आपका टारगेट है, जितनी देर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप उसको बिल्कुल फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल कट ऑफ मतलब वर्ल्ड से कट होने की जरूरत है या फिर बिल्कुल 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत है. आप अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे ये टारगेट खत्म करना है और उसको फुल एफिशिएंटली ईमानदारी से करिए. कई बार क्या होता है, कोई बैठे रहते हैं 16-16 17-17 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एफिशिएंसी उतनी नहीं आती, और कई बार वही चीज कोई 4-5 घंटे की अच्छी प्रिपरेशन में कर जाता है. तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप बना के रखें और यूपीएससी सिलेबस से स्टिक रहें तो ये प्रिपरेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कई बार पोर्ट्रे करी जाती है. जैसे ही मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी उस समय क्योंकि सिलेबस काफी वाइड है तो स्टार्टिंग में डर लगने लगा था, बट धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे प्लान करके आप आगे बढ़ते हैं. अब जैसे ये कि आप एकदम से एंड नहीं देख सकते इसमें, तो आपको जो इमीडिएट स्टेप सामने दिख रहा है आप उसको ले लीजिए कि आज ये पढ़ लिया, चलिए ठीक है, फिर अगले दिन कुछ और पढ़ लिया. मेरा नाम इशिता राठी है. यूपीएससी की 2021 की परीक्षा में मैंने 8वां स्थान हासिल किया है. ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है. शॉर्ट में मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जो थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऐसे हो गया, GS4 हो गया, उसमें आप ज्यादा ध्यान दीजिए. अपना ऑप्शन बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा और ऑप्शन पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा. इसी के साथ साथ अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा. अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो ये परीक्षा इतनी मुश्किल नहीं है. यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा की कामयाबी पर उनके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं. श्रुति की मां और नानी से खास बातचीत हमने की है, आपको दिखाते हैं. टॉपर होना उसके लिए तो खास होता ही है, घर वालों के लिए और डबल खास होता है. हमारे साथ श्रुति जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया, उनकी माता जी और नानी जी. आपने रचना जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना कि श्रुति टॉप की? और बिलीव नहीं हो रहा था. फिर मैं और मम्मी एक दूसरे से मिलके मतलब बहुत इमोशनल हो गए. बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो चुका है कुछ. मैंने कहा श्रुति देख जरा, ठीक है, सब ठीक ही है ना न्यूज़. फिर मैंने टीवी चलाने की कोशिश की तो टीवी मेरे से चल नहीं पा रही थी, मेरे हाथ ना शिविर कर रहे थे. तो बस, लेकिन ये हो चुका है. लेकिन जितना खुश श्रुति नजर आ रही है उससे डबल खुशी आप लोगों के चेहरे पे दिख वो तो है ही. नानी के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी है. आगे वो बच्चों की खुशी में तो भैया बड़ों की खुशी होती है. आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी खुशी में. मिल लेती हूँ. तो आप तो गांव से होंगे, आपको कुछ पता है क्या कि क्या होता है, ये परीक्षा क्या होती है? ऐसा है ना, घर में सभी लोग पढ़े लिखे. ये मैंने नहीं, ये MSc फर्स्ट क्लास है. क्या बात है, आपने अपनी बेटी को MSc उस समय करवाया? क्या बात है. पता है IAS भी बनाना चाह रही थी. मैंने फार्म सब भरवा दिए थे इसको, लेकिन मैं गांव में रहती थी, कहीं कोचिंग को भेजना पड़ता या फिर अलग, जैसे अलीगढ़ से इसने DS कॉलेज से MSc की है, RG कॉलेज से BSc की है. समझ रहे हो? तो आप अपनी बेटी को बनाना चाहते थे लेकिन नातिन बन गई. तो मतलब आपकी उम्र की पूरी जो ये है ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई. और उसी के साथ एक और कहानी अब आपको सुनाते हैं. यूपीएससी में 7वीं रैंक लाने वाले सम्यक की कर लेते हैं और उसकी कहानी आपको सुनाते हैं. इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. वो विजुअली इम्पेयर्ड है. सम्यक 2018-19 में IIMC से उन्होंने जो है जर्नलिज्म से PG किया, डिप्लोमा किया और इसके बाद उन्होंने JNU से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की और दूसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी में सफलता के झंडे गाड़ दिए. सम्यक का कहना है कि उन्हें JNU के माहौल से एग्जाम क्लियर करने की प्रेरणा मिली. वहाँ जो उनका माहौल था, जैसे उनको संगत मिली, जैसे उनके शिक्षक थे, उनके साथ देखिए. उनका ये भी कहना है कि मुश्किलों के बावजूद उनके परिवार ने उन पर पूरा भरोसा जताया, उनका साथ नहीं छोड़ा. सम्यक के मुताबिक उन्हें दिव्यांग कैटेगरी में होने की वजह से राइटर की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए उनकी मां आगे बढ़ चढ़ कर आई और उन्होंने सम्यक के पेपर्स लिखे. सम्यक का कहना है कि वो भले ही आज यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हों, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो IAS उनकी माँ है.
बहुत ज़्यादा प्रेरक ये कहानी। परीक्षा में कामयाबी के शुभ समाचार के बाद अब गुड न्यूज़ किसान भाइयों के लिए है। पीएम मोदी आज हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अब से थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कार्यक्रम के दौरान वहां पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त रिलीज की जाएगी। इसके तहत 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सम्मान राशि जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। देश में करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को इस स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। ये रकम 2,000 रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होती है। ये किस्त हर 4 महीने में आती है, यानी कि साल में 3 बार किसानों के खाते में योजना के तहत 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार ये पैसा सीधे किसानों के खाते में ही ट्रांसफर करती है ताकि किसानों को इधर उधर भटकना ना पड़े और सीधे राशि उनके हाथ में पहुंच सके। बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने इतिहास रच दिया। हम आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराकर विक्रांत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक और नगीना जड़ दिया। अपनी इस कामयाबी को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों को समर्पित किया है। देखिए। हाथों में तिरंगा और चेहरे पर चमकती ये मुस्कान बेशकीमती है। जिस शख्स ने इसे थाम रखा है उस पर देश को पहले से नाज था, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो सिर्फ साहस और हिम्मत की दास्तां है, बल्कि जोश, जज्बे और जुनून की ऐसी कहानी है जिसे लंबे समय तक सुनाया जाता रहेगा। तस्वीरें विंग कमांडर विक्रांत उनियाल की है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इतना ही नहीं, विक्रांत ने यहाँ एयरफोर्स के झंडे के साथ बाकायदा राष्ट्रगान भी गाया। विक्रांत की इस कामयाबी से सरहद की हिफाजत में लगे जवानों का सीना भी चौड़ा हो गया है। विंग कमांडर विक्रांत फिलहाल एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर प्रयागराज में पोस्टेड है, जो पिछले साल ट्रांसफर होकर ही आए थे। सेना के हवाले से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक विंग कमांडर विक्रांत उनियाल एक योग्य पर्वतारोही हैं। वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, सेना पर्वतारोहण संस्थान सियाचिन और राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। जहां तक बात इस मिशन की है, तो ये मिशन 15 अप्रैल को नेपाल के काठमांडू से शुरू हुआ। इस मुहिम में कई दूसरे देशों के लोग भी विंग कमांडर उनियाल के साथ थे। हालांकि विंग कमांडर उनियाल अकेले भारत की अगुवाई कर रहे थे। ये मुहिम आसान भी नहीं थी। टीम को इलाके की कठिनाइयों के अलावा कई और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहाड़ पर पारा दिन के समय -10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच था। यहाँ के मौसम में रात के समय पारा और भी ज्यादा गिर जाता था। इसके चलते यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन फेफड़ों को मिल पाना आसान नहीं है। यहाँ जान बचाने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ता है। बावजूद इसके 21 मई को विंग कमांडर उनियाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। खास बात यह है कि उनियाल की ये उपलब्धि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान की गई है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस कामयाबी को स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों और आंदोलनों को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे चारधाम यात्रियों की गुड न्यूज से जुड़ी हुई खबर की। कोरोना महामारी के बाद जैसे ही भक्तों के लिए चारधाम के रास्ते खुले तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अकेले बद्रीनाथ में बीते 3 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। हालांकि इस दौरान कई बार मौसम से यात्रा में खलल पड़ा है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। देखिए।
मुश्किल रास्ता, ऊपर से मौसम की मार, फिर भी चार धाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का ये सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है। मंदिर के मेन गेट से रास्तों तक पर पैर रखने की जगह नहीं है, फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बेताब दिखा। चाहे महिलाएं हों या पुरुष, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, सभी भक्ति भाव में डूबे नजर आए। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले थे। तब से हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार यात्रा पर जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं की सही संख्या का भी पता लग पा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 3 हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 4,42,000 बताया जा रहा है। हमारे पास कुल 4 लाख यात्री आ चुके हैं। क्योंकि यात्री पंजीकरण बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आवश्यक है, इसलिए जगह जगह पर यात्री पंजीकरण की जांच की जा रही है। इतनी संख्या में लोगों के आने से सुस्त पड़ा पर्यटन का कारोबार भी चल पड़ा है। होटल हो या धर्मशाला लोगों से पटे पड़े हैं। ऐसे में प्रशासन को भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ रही है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिना यात्री पंजीकरण के ना आए, और साथ ही यात्रियों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर बहुत जगह पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। कमोवेश यही हाल केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के हैं, जहां दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस साल 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी। सिर्फ 1 महीने के भीतर ही 4 धाम यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है, और अभी भी लोग देश के कोने कोने से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ से आई एक अच्छी तस्वीर। 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सफाई रखने की अपील की थी, और अब इस अपील का असर दिखने को मिला। प्रधानमंत्री की अपील के बाद केदारनाथ में लोगों ने साफ सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों ने खुद कूड़ा कचरा को पीना, उसको साफ किया, और केदारनाथ यात्रा मार्ग में जगह जगह फेंकी गई जैसे पानी की बोतल्स होती हैं, खाने पीने के पैकेट्स होते हैं, प्लास्टिक थैली, कागज और तमाम तरीके के जो गंदा कचरा था, उसको लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हटाया। साफ सफाई के काम में प्रशासन की ओर से भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ मार्ग से गंदगी हटाने की व्यवस्था की गई है। यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से निर्धारित कूड़ा पॉइंट पर कचरा रखने का अनुरोध किया गया है। एक निश्चित जगह बनाई गई है जहां कचरा फेंका जाए। जैसा कि विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में भी ये कहा गया था कि सभी श्रद्धालु या जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, और जो हमारा धाम है, तीर्थ स्थल है, उसकी पवित्रता बनाए रखें। उसी से प्रेरित होकर आज कई सरकारी गैर सरकारी एजेंसीज ने, यात्रियों ने केदारनाथ धाम में, ट्रैक मार्ग में और नीचे सोनप्रयाग में भी सफाई अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में वेस्ट कलेक्ट किया है। और ये अभियान अब आगे भी जारी रहेगा और निरंतर हम इस पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम इस वक्त कहीं आफत तो कहीं राहत बनकर सामने आया है। दिल्ली में कल लोगों ने मौसम का तूफानी रूप देखा, तो वहीं केरल में वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। तो अब तक आपके शहर तक अगर मानसून नहीं पहुंचा है तो कब तक पहुंचेगा, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पानी की ये बौछार बताने के लिए काफी है कि कुदरत कितनी ताकत के साथ दिल्ली को भिगोने पर आमादा है। तस्वीरें दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद के एक हिस्से से ली गई हैं, जिसे देखने पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शहर का क्या हाल होने वाला है। पानी की बौछार जिस तरह से गिर रही है और उसे हवा का साथ भी मिल रहा है, यही वजह है कि जब पानी का ये कहर थमा तो सड़कों पर सोते हुए पेड़ मिले, जो पानी और आंधी की ताकत के आगे हार चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगह ये नजारा देखने को मिला।
केरल में मानसून के दस्तक देने के साथ ही दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में प्री मानसून की बारिश देखने को मिली। झुलसा देने वाली गर्मी से बारिश की फुहारों ने निजात दिलाई, जिसकी दरकार उत्तर भारत के लोगों को लंबे समय से थी, जो थोड़ी बारिश के बाद होने वाली गर्मी को लेकर बेचैनी महसूस करते रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में बारिश के साथ ही यातायात की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई जगह जाम जैसे हालात हो गए। बावजूद इसके लोगों को ये बारिश लुभा रही थी। सड़कों पर लोगों को अचानक आई तेज हवाओं और बौछारों ने परेशान तो किया, पर घरों में लोगों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। प्री मानसून का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में बना रहेगा। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड में भी 2 दिनों तक हल्की बारिश का भी अनुमान है। हालांकि अभी कई राज्यों से मानसून थोड़ा दूर है, फिर भी प्री मानसून की बारिश ने लोगों को मानसून का एहसास करा दिया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आसपास के राज्यों में 25 जून तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में 15 जून के आसपास मानसून पहुंचने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 10 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। राहत के साथ बारिश थोड़ी मुश्किलें भी लेकर आई। राजधानी दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी आंधी तूफान से कई जगह नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कई पर्यटक फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको बताते हैं कि मानसून को लेकर क्या है ताजा अपडेट। देखिए, केरल में 3 दिन पहले ही मानसून पहुंचा, उसने दस्तक दी है। देश में इस बार वक्त से पहले मानसून पहुंचने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने पहले ही कर दी थी तूफान के चलते। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 20 जून तक मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा बिहार में 13 से 15 जून के बीच में मानसून दस्तक दे सकता है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए वहीं 20 जून तक मध्य प्रदेश को पूरी तरह से मानसून कवर कर सकता है, ठंडक हो जाएगी वहाँ। हालांकि मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून एक्टिव हो चुका है, आसार दिख रहे हैं ऐसे। हमारे चेहरे पे ज्यादा मुस्कान है मध्य प्रदेश में मानसून की वजह से। तमिलनाडु, लक्षद्वीप में आज बारिश होगी ये संभावना है, जबकि 24 घंटे में बंगाल, सिक्किम में मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। तो अगर अभी तक आपके शहर में मानसून नहीं पहुंचा है तो ये वो तारीखें हैं जब मानसून आपके शहर में देगा दस्तक। बिल्कुल, देखिए 1 जून यानी कल से कुछ बदलाव होने जा रहा है, ये बात तो तय है, जिनका सीधा संबंध आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ छोटे बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इन बदलावों में गोल्ड हॉलमार्किंग और SBI होम लोन, गाड़ी के इंश्योरेंस और प्रीमियम में LPG गैस सिलेंडर के संभावित जो दाम है, तमाम तरह की बातें इसमें शामिल है। देखिए और समझिए। नौकरी पेशा वाले हों या बिजनेसमैन, बीते कुछ महीनों में महंगाई ने सबकी जेब पर असर डाला है। घर चलाने के लिए लोगों को अपने खर्चों में कटौती तक करनी पड़ी। ऐसे में बेकाबू होती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए ताकि आम आदमी को महंगाई की मार से बचाया जा सके। लेकिन महंगाई का ये बोझ 1 जून से आम आदमी पर थोड़ा और पड़ने वाला है, क्योंकि नए महीने के साथ कुछ नए वित्तीय बदलाव भी होने जा रहे हैं। 1 जून से ऐसा ही होने जा रहा है जिनका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 जून से जो 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उनके मुताबिक SBI से लोन वालों की जेब पर अतिरिक्त ब्याज दर का बोझ पड़ने जा रहा है, क्योंकि SBI ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 40 बेसिस पॉइंट या 0.40% बढ़ा दिया है। अब ये 7.05% हो चुका है। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ेंगी और ये 1 जून से लागू भी होंगी। तो वहीं एक्सिस बैंक ने भी बचत खातों की सर्विस पर चार्ज बढ़ा दिया है। ये भी 1 जून से लागू होगा। इसमें बचत खातों की देखरेख के लिए ली जाने वाली सर्विस फीस भी शामिल है।
बदलाव की इस फहरिस्त में तीसरा नंबर गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम का है। सरकार के आदेश के मुताबिक 1000 सीसी इंजन की क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम अब 2094 रुपए होगा। इसके अलावा 1000 सीसी से 1500 सीसी के इंजन वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम 3221 रुपए से बढ़ाकर 3416 रुपए कर दिया गया है। वहीं दोपहिया वाहनों के लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेजी को देखते हुए घरेलू बाजार में भी इसके बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा 1 तारीख से ही गोल्ड हॉलमार्क का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके तहत अब 32 नए जिलों में हॉलमार्क सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। इसके बाद देश भर में इनकी कुल संख्या 288 हो जाएगी, जहां केवल हॉलमार्क वाला 20 से 24 कैरेट का सोना ही बेचा जाएगा। महंगाई के खिलाफ सरकार ने भले ही सर्जिकल स्ट्राइक की हो, लेकिन 1 तारीख से लागू होने जा रहे ये बदलाव राहत की उम्मीद लगाए बैठे आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की। दुनिया आज नो टोबैको डे मना रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 1987 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी और तब से हर साल इसे अलग अलग थीम्स पर मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम पर्यावरण की रक्षा करें रखी गई है। अगर आप भी किसी नशे के आदी हैं, तो फिर यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। किसी भी तरह से अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो फिर आपको ये समझना होगा कि जिसे आप मजा समझ रहे हैं, असल में वो कितनी बड़ी सजा आपको दे रहा है। क्योंकि आज पूरी दुनिया नो टोबैको डे मना रही है। सबसे पहले समझिए तंबाकू की वजह से होने वाली बीमारियों को। जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कई तरह की जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इनमें फेफड़े का कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हृदय रोग, कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर जैसी कई और गंभीर बीमारियां शामिल हैं। हर साल इसे एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार की थीम प्रोटेक्ट टू एनवायरनमेंट है, यानी पर्यावरण की रक्षा के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल तंबाकू के चलते लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में तकरीबन 80% पुरुष तंबाकू खाते हैं। महिलाओं की संख्या भी काफी बढ़ रही है। दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों में लगभग 10% लोग भारत में हैं। WHO की माने तो दुनिया में लगभग 125 देश तंबाकू उत्पादक हैं। तंबाकू निर्यात के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है। 5 देशों में ब्राजील, चीन, अमेरिका, मलावी और इटली हैं। भारत में तंबाकू के चलते बीमारियों से मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में की। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालगिरह के मौके पर पहली बार ये 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया। इसके बाद 31 मई 1988 को प्रस्ताव पास होने के बाद से इस दिन को हर साल इसी तारीख पर मनाया जाता है। तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए साल भर जागरूकता अभियान और दूसरी पहल की जाती रही है, लेकिन युवाओं में इसके इस्तेमाल का बढ़ता चलन यकीनन फिक्र करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की करते हैं 3 जून को बड़े पर्दे पर आने जा रही है पीरियोडिक फिल्म पृथ्वीराज। इसके प्रमोशन को लेकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और उनकी टीम निकल पड़ी है। सोमवार को अक्षय और उनकी फिल्म की एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर गंगा किनारे नजर आए। यहां अक्षय ने गंगा आरती भी देखी है। इसकी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के चर्चित किरदारों में से एक पृथ्वीराज चौहान, जिनकी जिंदगी के किस्सा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की है, जो पृथ्वीराज के रोल में है और अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए काशी पहुंचे। अक्षय कुमार के साथ ही फिल्म के राइटर और डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, साथ ही संयोगिता का रोल कर रही पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी मौजूद रही। इस दौरान अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने नाव की सवारी कर काशी को गंगा किनारे से निहारा। अक्षय कुमार को देखने के लिए घाट पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए।
इतना ही नहीं, देर शाम अक्षय कुमार और फिल्म की टीम ने गंगा आरती में भी शिरकत की। फिल्म और काशी यात्रा को लेकर मीडिया से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि उनका ये महत्वपूर्ण पड़ाव भोलेनाथ की नगरी में है और इसके बाद 2 और शहरों में जाने का कार्यक्रम है। यहाँ हम लोग वीर पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान का ध्वज लेकर आए हैं। हमने गंगा को उसको समर्पित किया, माँ गंगा से उसके लिए आशीर्वाद लिया, गंगा का जल लिया और कल श्री अक्षय कुमार और हमारा पूरा दल भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए सोमनाथ जाएगा। वहीं पृथ्वीराज की भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार ने काशी दौरे और गंगा आरती का अनुभव अद्भुत बताया। हम यहाँ आए हैं गंगा माँ के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। तो बात सिनेमा की हो रही है, पृथ्वीराज चौहान की हो रही है और पहले पर्दे की हो रही है। तो जून महीना जो है इस बार बहुत शानदार रहने वाला है फिल्मों और वेब सीरीज के प्रेमियों के लिए, क्योंकि कई सारी वेब सीरीज और फिल्में इस बार आने वाली है। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ ही प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्रॉब्लम फैमिली पे आती है ना, तो एक निकम्मा ही काम आता है। तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा है कि शुक्रवार को कुत्तों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। लो लो, ठूस लो। हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। ढेर सारी फिल्मों के साथ आने वाला जून का महीना अपने दर्शकों के इंतजार में है। मई की तरह ही जून का महीना भी सिनेमा प्रेमियों के लिए कई तरह की बेहतरीन फिल्में लेकर आ रहा है। तेरे और नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी सलाह देंगे। एक तरफ जहां फिल्म भूल भुलैया 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और अच्छी कमाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सितारों की फिल्में भी रिलीज के लिए तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि जून के महीने में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कौन कौन सी फिल्में लाइन में लगी है। मेरे नाम मुंबई हमला 26/11 में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित फिल्म मेजर 3 जून को रिलीज होने जा रही है। शशि किरण टिक्का के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अदिति शेष, प्रकाश राज, शोभिता, सई मंजरेकर और रेवती मुख्य भूमिका में है। और अब वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो मजेदार वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। जिंदगी में आप सबसे ज्यादा प्रेशर कब महसूस करते हो? लो, जब एक गोलगप्पा मुंह में हो, दूसरा प्लेट में हो और तीसरा गोलगप्पे वाला हाथ में लेके आपकी तरफ देख रहा। लोग भागकर शादी करते हैं और जिनकी शादी हो गई है उनका भागने का मन करता है। घर में बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हो? घर बेच दो। रिचार्ज तक तो ठीक था, अब 1 किलो नींबू मांग रही है। ले ओ, कहाँ जा रही है? फ्रूट्स लेने। कौन सा फ्रूट है? डेस्ट्रॉयड हस्बैंड। डेस्ट्रॉयड मतलब? नाशपाती। नासा वाले बहुत खतरनाक है गाइस। सुना है बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ इतने और उतने कितने होते हैं? जिंदगी में कोई भी काम करो ना तो ऐसे करो जैसे आखिरी दिन हो। अबे आखिरी दिन है तो काम क्यों करे बे? और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार।